Hello everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Rest assured API टेस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज का आज हमारा 7 सेशन है। अभी तक हम लोगों ने फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, गिटहब को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, जेनकिंस क्या होता है, जेनकिंस को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और जेनकिंस को हम कैसे यूज करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्ट केसेस को हम pom.xml यूज करके हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने ये प्लगइन ऐड किया। इसमें हम लोगों ने 2 प्लगइन ऐड किया। जस्ट अ मिनट, इसमें हमने ये प्लगइन्स ऐड किए थे। ये एक पहला प्लगइन मेवन कंपाइलर प्लगइन और ये मेवन श्योरफायर प्लगइन, ये दूसरा प्लगइन। तो ये दोनों प्लगइन हम लोगों ने ऐड किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने pom.xml यूज करके हम लोगों ने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में किया था। और इसके अलावा हमने क्या किया था, ये तो हम एक्लिप्स आईडी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टेस्ट XML यूज करके भी हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक्लिप्स आईडी के अंदर, और pom.xml यूज करके भी हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक्लिप्स आईडी के अंदर। लेकिन अगर किसी सिस्टम में एक्लिप्स आईडी अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम टेस्ट केसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आउटसाइड एक्लिप्स हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारे सिस्टम में हमने मेवन इंस्टॉल किया था, क्योंकि जब हम एक्लिप्स इंस्टॉल करते हैं तो एक्लिप्स के साथ ही मेवन इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता। और अगर हमारे पास एक्लिप्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे सिस्टम में इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेवन इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सिस्टम में मेवन इंस्टॉल किया था और फिर हमने कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। ये सारा हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे राइट कर देती हूँ, एग्जीक्यूट टेस्ट केस यूजिंग pom.xml इन Eclipse ID। Eclipse ID के अंदर हम pom.xml यूज करके कैसे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद अगर Eclipse ID हमारे पास नहीं है, आउटसाइड Eclipse यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट हम कैसे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। आउटसाइड Eclipse, जब Eclipse ID अवेलेबल नहीं है तब एग्जीक्यूट टेस्ट केस थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट आउटसाइड Eclipse, ये भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। यूजिंग मेवन बिल्ड टूल। ठीक है, अब आज के सेशन में हमें क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा फ्रेमवर्क। इसमें हम लोगों ने ये डेवलपमेंट वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में भी हमने टेस्ट.xml यूज करके कैसे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है, हमें ये भी समझ आ गया। pom.xml यूज करके कैसे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है, हमने ये भी देख लिया। विद इन एक्लिप्स कैसे एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केस को, हमने ये भी देख लिया। आउटसाइड एक्लिप्स कैसे एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केस को यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। रिपोर्ट्स में हम लोगों ने दोनों टाइप्स के रिपोर्ट जनरेट कर लिए, टेस्ट.ng रिपोर्ट्स भी और एक्सटेंड रिपोर्ट भी। तो ये भी हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रहता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ये हमारा रहता है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें जो भी हमारा सोर्स कोड है हमें उसका वर्जन कंट्रोल करना है मेंटेनेंस के लिए। उसके लिए यहाँ पे हम गिटहब यूज करेंगे। गिट है लोकल रिपोजिटरी और दूसरा है रिमोट रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी वो होगा जो हमारे सिस्टम में है, रिमोट रिपोजिटरी जो रिमोटली अवेलेबल है। ठीक है, तो गिटहब जो होता है वो रिमोट होता है और
गिट है वो लोकल रिपोजिटरी होता है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद ये जेनकिन है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट हमारा रहता है सीआईसीडी का, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी का। तो आप समझते हैं कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी का क्या मतलब होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। अब इस डायग्राम को यूज करके मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि कंटिन्यूएशन इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी का क्या मतलब होता है, ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारे पास दो बेसिक टीम्स होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट टीम और दूसरी होती है क्यूए टीम। डेवलपमेंट टीम का काम होता है कोड को राइट करना, कोड को टेस्ट करना, और क्यूए टीम का काम होता है एप्लीकेशन को टेस्ट करना। तो डेवलपमेंट टीम एप्लीकेशन कोड जनरेट करती है और क्यूए टीम एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। तो पहले क्या होता था, डेवलपमेंट टीम का काम होता था कोड को राइट करना, कोड को टेस्ट करना, कोड को इंटीग्रेट करना, उसको बिल्ड करना और उसकी ईएक्सी क्रिएट करना। और क्यूए टीम का काम होता था सारी टेस्टिंग करना। तो जो भी डेवलपमेंट टीम ईएक्सी जनरेट करती थी बिल्ड करने के बाद, वो ईएक्सी दे दिया जाता था क्यूए टीम को, और क्यूए टीम बेसिक टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, फुल एप्लीकेशन टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सारा काम क्यूए टीम करती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, हमारे पास एक और टीम है, डेवलपमेंट टीम और क्यूए टीम के अलावा एक और टीम है, वो है डेवऑप्स टीम। डेवऑप्स टीम क्या करती है, दोनों का काम थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेती है। डेवलपमेंट टीम का भी काम थोड़ा शेयर करती है और क्यूए टीम का भी काम थोड़ा शेयर करती है। अब वो कैसे करती है मैं आपको बताती हूँ। डेवलपमेंट टीम ने कोड को राइट किया, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट टीम ने कोड को राइट किया, फिर अपने कोड को टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद डेवलपमेंट टीम क्या करती है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी कोड डेवलपमेंट टीम ने राइट किया है, उन चेंजेस को वो कमिट कर देती है रेपोजिटरी में। रेपोजिटरी वो जगह है जहां पे सोर्स कोड को मेंटेन किया जाता है। आजकल बहुत ही पॉपुलरली गिटहब को यूज किया जाता है सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए, पर इसके अलावा एसवीएन, विजुअल सोर्सेस, ये सारे भी रेपोजिटरीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं। तो डेवलपमेंट टीम अपने कोड के चेंजेस को टेस्ट करने के बाद कमिट कर देगी गिटहब रेपोजिटरी में। और डेवऑप्स टीम जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, डेवऑप्स टीम हमेशा गिटहब रेपोजिटरी को पोल करती रहती है चेंजेस के लिए। डेवऑप्स टीम चेंजेस के लिए गिटहब रेपोजिटरी को पोल करती रहती है, और फिर जब भी कुछ चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को, उस एप्लीकेशन कोड को डेवऑप्स टीम पुश कर लेती है, ले लेती है, उसके बाद इंटीग्रेट करती है कोड को। डेवऑप्स टीम क्या करती है, कोड को इंटीग्रेट करती है, बिल्ड करती है, फिर उसकी ईएक्सी क्रिएट करती है, और ईएक्सी क्रिएट करने के बाद बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करती है। बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करने का काम डेवऑप्स टीम्स का है। बेसिक टेस्टिंग में क्या क्या आ गया, बेसिक टेस्टिंग में हो गया सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये सारे आ गए बेसिक टेस्टिंग। तो बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए डेवऑप्स टीम यूज करती है जेनकिंस। तो यहां आता है जेनकिंस का यूज। डेवऑप्स टीम बेसिक टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज करती है जेनकिंस, और बिल्ड करने के लिए यूज करती है मेवन। एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज करती है मेवन। मेवन एक बिल्ड टूल है। मेवन एक बिल्ड टूल है। डेवऑप्स टीम एप्लीकेशन को, कोड को बिल्ड करने के लिए यूज करती है मेवन, और टेस्टिंग के लिए, बेसिक टेस्टिंग के लिए वो यूज करती है जेनकिंस। और यहाँ पे जब बेसिक टेस्टिंग पास हो जाता है तो उस बिल्ड को दे दिया जाता है क्यूए टीम को आगे फर्दर टेस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया, फुल कंप्लीट एप्लीकेशन टेस्टिंग होगी, वो सारा का सारा काम होता है क्यूए टीम का। और जब क्यूए टीम की ये सारी टेस्टिंग पास हो जाती है, स्ट्रेस टेस्टिंग, फुल एप्लीकेशन टेस्टिंग, पैकेजिंग वगैरह सब हो जाता है, तो फिर उस को रिलीज कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे डेवऑप्स टीम्स की बेसिक टेस्टिंग फेल हो जाती है, अगर डेवऑप्स टीम की बेसिक टेस्टिंग फेल हो जाती है, तो वापस रिजल्ट दे दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को, डेवलपर्स को, बग्स को फिक्स करने के लिए जिस वजह से बेसिक टेस्टिंग फेल हुई है। और अगर पास हो जाती है तो उस बिल्ड को दे दिया जाता है क्यूए टीम को फर्दर टेस्टिंग के लिए, और अगर क्यूए टीम की भी टेस्टिंग पास हो जाती है तो उस बिल्ड को रिलीज कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, अब यहाँ पे डेवऑप्स टीम टेस्टिंग कैसे करेगी, टेस्टिंग करने के लिए यूज तो करेगी जेनकिंस, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसको ऑटोमेशन कोड भी तो चाहिए। डेवऑप्स टीम को ऑटोमेशन कोड भी चाहिए, तो ये कोड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्यूए टीम है, ये जो हमारी क्यूए टीम है, जितने भी टेस्टर्स हैं क्यूए टीम में, जितने भी टेस्टर्स हैं, क्यूए टीम में काफी सारे टेस्टर्स हैं, तो क्यूए टीम में जितने भी टेस्टर्स हैं, वो जो भी ऑटोमेशन कोड राइट कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो सारे ऑटोमेशन कोड को वो पुश कर देते हैं
कमिट कर देते हैं गिटहब रेपोजिटरी में, या जो भी रेपोजिटरी यूज किया जा रहा है सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए वो उस रेपोजिटरी में पुश कर देते हैं। हम अपने फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में गिटहब रेपोजिटरी यूज करेंगे। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि गिटहब रेपोजिटरी हम कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम कोड को उसमें हम पुश करते हैं, किस तरीके से कोड को हम पुल करते हैं, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डेवऑप तो क्यूए टीम क्या करती है, जो भी उसका ऑटोमेशन कोड है, जो भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, वो सारा का सारा स्क्रिप्ट जो भी चेंजेस होते हैं एंड ऑफ द डे वो उन चेंजेस को कमिट कर देती है गिटहब रेपोजिटरी में। और डेवऑप्स टीम्स उस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को पुल करता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने पुश लिखा है, पुश नहीं होगा, यहाँ पे पुल होगा, मतलब फेच करता है, लेता है, और यहाँ भी पुश नहीं होगा, ये भी पुल होगा। तो डेवऑप्स टीम क्या करती है, जो भी ऑटोमेशन कोड है वो सारा का सारा ऑटोमेशन कोड, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, टेस्ट स्क्रिप्ट है, वो यहाँ से पुल कर लेती है और उसको यूज करके वो बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करती है जेनकिंस यूज करके। अब यहाँ पे क्यूए टीम का क्या काम है, क्यूए टीम का काम है, ये सारा काम तो डेवलपमेंट टीम का हो गया, ये काम हो गया डेवऑप्स टीम का। अब क्यूए टीम का यहाँ पे क्या काम है, तो क्यूए टीम का काम है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना, कंप्लीट टेस्टिंग परफॉर्म करना, स्ट्रेस टेस्टिंग करना, और जो भी स्क्रिप्ट राइट किया है उसको गिटहब रेपोजिटरी में कमिट करना। और यहाँ पे डेवऑप एनवायरनमेंट में जेनकिंस को कॉन्फ़िगर करने का भी काम जो है वो क्यूए टीम का है, जेनकिंस को कॉन्फ़िगर करने का काम भी क्यूए टीम का है। तो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस तरीके से हम जेनकिंस को यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जेनकिंस को कॉन्फ़िगर करने का काम भी क्यूए टीम का है। तो किस तरीके से हम जेनकिन को कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से हम जेनकिन यूज करके हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती, किस तरीके का ये है वर्क फ्लो। तो इस तरीके से इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। डेवलपमेंट टीम कोड राइट करती है, कोड टेस्ट करती है और चेंजेस को गिट रेपोजिटरी में कमिट करती है। डेवलपमेंट टीम जो भी चेंजेस हैं उनको पुल करती है, एप्लीकेशन कोड को पुल करती है, इंटीग्रेट करती है, बिल्ड करती है, एक्सी डेवलप करती है, फिर उसमें बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करती है, और अगर बेसिक टेस्टिंग पास हो जाए तो टेस्ट वो बिल्ड दे दिया जाता है क्यूए टीम को, और अगर बेसिक टेस्टिंग फेल हो जाए तो वापस जो भी रिजल्ट है वो दे दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम फिर से वो बग्स को फिक्स करके कोड को अपडेट करके गिटहब रेपोजिटरी में कोड को कमिट करती है। वापस डेवलपमेंट टीम उस कोड को पुल करती है जब भी चेंजेस आते हैं रेपोजिटरी में, फिर कोड को इंटीग्रेट करना, बिल्ड करना, EXE बनाना, उस पर बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करना, जब टेस्ट पास हो जाए तो फिर क्यूए टीम को दे देना, फिर क्यूए टीम उस पर फुल टेस्टिंग करती है, अगर टेस्टिंग पास हो जाए तो डिप्लॉय हो जाता है, और अगर टेस्टिंग फेल हो जाए, और यहाँ पे हमने एक चीज मिस किया, और अगर टेस्टिंग फेल हो जाती है क्यूए टीम की अगर टेस्टिंग फेल हो जाती है तो रिपोर्ट चली जाती है डेवलपमेंट टीम को। जो भी रिपोर्ट है, रिजल्ट है, वो डेवलपमेंट टीम को दे दी जाती है। फिर डेवलपमेंट टीम उस बग को फिक्स करके कोड को अपडेट करके रेपोजिटरी में कमिट करती है। फिर से डेवऑप टीम कोड को पुल करती है और उससे इंटीग्रेट करती है, कोड को EXE बनाती है, बिल्ड करती है, बेसिक टेस्टिंग करती है डेवलपमेंट टीम, डेवऑप्स टीम। फिर डेवऑप्स टीम अगर बिल्ड पास हो जाता है तो बिल्ड दे देती है क्यूए टीम को, फिर क्यूए टीम की टेस्टिंग होती है, और अगर क्यूए टीम की टेस्टिंग पास हो जाती है तो रिलीज कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है। और क्यूए टीम जो भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यहाँ पे राइट कर रही है, क्यूए टीम भी अपनी रेपोजिटरी में अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को, टेस्ट कोड को गिटहब रेपोजिटरी पे कमिट करती है, जहां से और उस गिटहब रेपोजिटरी से डेवलपमेंट टीम उस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को लेती है, जिसको यूज करके वो बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करती है जेनकिंस यूज करके। तो ये कंप्लीट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी का ये प्रोसेस है। ये जो पूरा डायग्राम है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कोड राइट करना, रिपोजिटरी में कमिट करना, फिर डेवलपमेंट टीम उस कोड को फेच करती है, फिर उसको बिल्ड करती है, फिर उसको टेस्ट करती है। टेस्ट अगर पास हो गया तो बिल्ड चला जाता है क्यूए टीम को, अगर टेस्ट फेल हो गया तो बिल्ड दे दिया जाता है वापस डेवलपमेंट टीम को, रिपोर्ट दे दी जाती है डेवलपमेंट टीम को। फिर क्यूए टीम अगर बिल्ड पास हो गया तो क्यूए टीम अपनी टेस्टिंग करती है, क्यूए टीम की टेस्टिंग अगर पास हो जाती है तो रिलीज कर दिया जाता है, अगर क्यूए टीम की टेस्टिंग फेल हो जाती है तो वापस रिपोर्ट दे दी जाती है डेवलपमेंट टीम को, फिर डेवलपमेंट टीम कोड को अपडेट करती है। तो कंटिन्यूअसली जो पूरा प्रोसेस है ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी ये चलता रहता है। तो इसमें ऑटोमेशन, इसमें क्यूए टीम का काम होता है जेनकिन को सेटअप करना, जेनकिन को कॉन्फ़िगर करना। तो अब हम आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम जेनकिन को यूज करके हम टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं।
अब टेस्ट केसेस को जेनकिन यूज करके एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए जेनकिन सॉफ्टवेयर। तो जेनकिन सॉफ्टवेयर हमें पहले डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हम टेस्ट केसेस को जेनकिन यूज करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है जेनकिन सॉफ्टवेयर। तो जेनकिन सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे जेनकिन के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आइए हम ब्राउजर ओपन करते हैं और देखते हैं जेनकिन सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। अब जेनकिन का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जेनकिन के इंस्टॉलेशन का, ये पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है। तो इसलिए इस वीडियो में हमने जो जेनकिन का वर्जन यूज किया है वो पुराना वर्जन है। आपको जेनकिन के वेबसाइट से, ये है जेनकिन का वेबसाइट, और यहां से आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है जेनकिन्स का। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है आपको ये डाउनलोड करना है फॉर विंडोज। ठीक है, जो वीडियो है इंस्टॉलेशन का वो पुराना वीडियो है, इससे उसमें हमने पुराना वर्जन यूज किया है। सिर्फ आपको डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन करना है, उसके बाद के जो इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं जेनकिन के वो आपके सेम ही रहेंगे, वो आपको सेम ही फॉलो करने हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो वर्जन डाउनलोड करना है वो आपको जेनकिन के डाउनलोड पेज से आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको जेनकिन्स की जावा रिक्वायरमेंट भी जरूर चेक करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये है जेनकिन की जावा रिक्वायरमेंट। तो जेनकिन रिक्वायर्स जावा 11 और जावा 17। ठीक है, यहाँ पे आपको जेडीके 11 या जेडीके 17 चाहिए होगा। तो ये आपको इंश्योर करना है इंस्टॉलेशन से पहले कि आपके सिस्टम में जेडीके 11 या जेडीके 17 होना चाहिए। ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे, उसके बाद ही जेनकिन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके सिस्टम में जो जावा की रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर वेरीफाई कर लेंगे जेनकिन के इंस्टॉलेशन से पहले, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जेनकिन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। जेनकिन के इस डाउनलोड लिंक से आपको जेनकिन का विंडोज के लिए आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जेनकिन के वेबसाइट पे भी जेनकिन को इंस्टॉल करने का पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जेनकिन को कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक वीडियो भी अवेलेबल है जेनकिन को इंस्टॉल करने का, वो वीडियो भी काफी यूजफुल है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे विंडोज पे क्लिक किया और यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रीरिक्विजिट्स क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, और यहाँ पे ये जो वीडियो है जेनकिन को इंस्टॉल करने का, आपको इससे भी काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं जेनकिन इंस्टॉल करने से पहले। जेनकिन डाउनलोड करने के लिए मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं गूगल में टाइप करती हूँ डाउनलोड जेनकिन फॉर विंडोज। ये जो फर्स्ट यूआरएल आ रहा है, फर्स्ट लिंक, हमें इस पे क्लिक करना है। ये है जेनकिन का डाउनलोड पेज, www.jenkins.io डाउनलोड। इस पे क्लिक किया मैंने और इस यूआरएल पे नीचे के सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड जेनकिन्स 2.332.3 LTS फॉर। इसमें हमें विंडोज वर्जन डाउनलोड करना है। तो जैसे ही हम इस विंडोज पे क्लिक करेंगे इसका इंस्टॉलर का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया विंडोज पे और यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन डिस्कार्ड करती हूँ। तो ये रहा जेनकिन्स का माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस पे मैंने किया राइट क्लिक, देन ओपन। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। फिर मैंने किया नेक्स्ट और इस लोकेशन पे जेनकिन्स इंस्टॉल होगा। फिर नेक्स्ट, और यहाँ हमें देना है अकाउंट का, लोकल और डोमेन यूजर का अकाउंट नेम। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसने अकाउंट फेच कर लिया और यहाँ फिर हम देंगे पासवर्ड। टेस्ट क्रेडेंशियल पे क्लिक किया। अब चूंकि अकाउंट और पासवर्ड दोनों मैच हो गया तो यहाँ पे ये टिक आ गया, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली क्रेडेंशियल्स टेस्ट हो गए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर। तो बाय डिफॉल्ट ये 8080 पोर्ट लेता है और यही रिकमेंडेड है, पर अगर आपका ये पोर्ट ऑक्यूपाइड है तो आप यहाँ पे पोर्ट चेंज कर सकते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे टेस्ट पोर्ट पे। तो अगर ये पोर्ट फ्री है जेनकिन के लिए तो यहाँ पे टेस्ट पास हो जाएगा, यहाँ पे टिक आ जाएगा। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और यहाँ पे हमें देना है जावा, कि जावा जेडीके हमारा किधर इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरा जेडीके का जो वर्जन है वो 11 है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया जेडीके का वर्जन एंड ओके पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट। और ये सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट ही रहने देनी है।
फिर नेक्स्ट, और जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, सर्विस जेनकिंस फेल टू स्टार्ट, वेरीफाई दैट यू हैव सफिशिएंट प्रिविलेजेस टू स्टार्ट सिस्टम सर्विसेज। अगर आपको भी इंस्टॉल करते टाइम अगर ये मैसेज आता है, जरूरी नहीं है कि मैसेज हमेशा आए ही, पर इनकेस अगर आपके सिस्टम में भी इंस्टॉलेशन में ये मैसेज आता है तो आपने अभी इस पे कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है और हम जाएंगे सर्विसेज में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्विसेज, सर्विसेज, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेनकिन। जेनकिंस पे राइट क्लिक किया, देन प्रॉपर्टीज, लॉग ऑन, और यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड। यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है। तो मैं एक बार फिर से अकाउंट चेक कर लेती हूँ, प्राची चेक नेम्स, और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया ना, जैसे मैंने चेक किया मेरे अकाउंट का वो जो पूरा कंप्लीट पाथ है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने क्लिक किया ओके पे। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूंगी और यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है अप्लाई करने के बाद, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके पे। अब वापस हम जाएंगे अपने इंस्टॉलेशन में, अब हम करेंगे रीट्राई। तो ये देखिए अभी वो सर्विस में वहां पे अकाउंट का पासवर्ड देने के बाद हमने जब रीट्राई किया तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, फिर हमने क्लिक कर दिया फिनिश पे। तो हमारा जेनकिन का इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट और फिनिश। अब हमें जेनकिन के एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब चूंकि जेनकिन एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसको हमें ओपन करना है ब्राउजर में। तो ये ब्राउजर हमने ओपन किया और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं लोकल होस्ट 8080। हमें ये वाला पाथ ओपन करना है, लोकल होस्ट 8080। अब जब हम फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सप्लाई करना है, प्रोवाइड करना है इसमें। अब ये पासवर्ड हमें कहाँ मिलेगा? तो ये पासवर्ड हमें मिलेगा इस लोकेशन पे, हमें इस लोकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे सी ड्राइव प्रोग्राम्स, सी ड्राइव प्रोग्राम डेटा, जेनकिन फोल्डर, फिर जेनकिन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है डॉट जेनकिन्स, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है सीक्रेट्स फोल्डर। उस सीक्रेट्स फोल्डर में हमें एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी इनिशियल एडमिन पासवर्ड के नाम से। हमें इस फाइल को ओपन करना है और उस फाइल के अंदर है इसका सीक्रेट कोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो हम चलते हैं इस लोकेशन पे, कॉपी कर लिया और हम इस लोकेशन को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने क्लिक हिट किया एंटर पे। तो ये देखिए लोकेशन यहाँ पे ओपन हो गई। कई बार ऐसा होता है ये प्रोग्राम डेटा सी ड्राइव में जो ये प्रोग्राम डेटा फोल्डर है ये हिडन होता है, तो इसको आपको अनहाइड करना है। अब वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सी ड्राइव में, सी ड्राइव में यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शंस पे और यहाँ पे हम जाएंगे व्यू पे, और व्यू पे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर का। इसमें हम शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस रेडियो बटन को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्लिक कर देंगे अप्लाई पे एंड ओके पे। तो ये प्रोग्राम डेटा फोल्डर जो भी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स होंगी हमारे इस ड्राइव में वो सारी शो हो जाएंगी। तो वापस हम चलते हैं सीक्रेट फोल्डर में और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल है ना, हमें इस फाइल को ओपन करना है। तो इस पर राइट क्लिक किया मैंने एंड ओपन विथ नोटपैड, ओके। और इस सीक्रेट कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। इसको क्लोज कर दिया, वापस चलते हैं एप्लीकेशन में और इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया एंड कंटिन्यू। अब हमारा जेनकिन अनलॉक हो जाएगा। ये हमें फर्स्ट टाइम जब हम इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, वेब एप्लीकेशन को जेनकिन के, तो हमें ये अनलॉक करने के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कस्टमाइज जेनकिन्स का स्क्रीन। इसमें हमें इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, हमें इसको सेलेक्ट करना है। इंस्टॉल प्लगइन्स द जेनकिन्स कम्युनिटी फाइंड्स मोस्ट यूजफुल, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन में, तो हमें थोड़ा वेट करना है, 1-2 मिनट भी लग सकता है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो भी मोस्टली यूज होने वाले प्लगइन्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट एडमिन यूजर, क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर, यहाँ पे हमें एडमिन यूजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ यूजर नेम में एडमिन, पासवर्ड में भी एडमिन, और कंफर्म पासवर्ड में भी एडमिन। तो ये जो एडमिन यूजर है बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, क्योंकि इस अकाउंट को यूज करके आप बाकी और भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ पे आप सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड ही रखें, क्योंकि विदाउट यूजर नेम, विदाउट एडमिन यूजर आप जेनकिन में लॉग इन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और सब कुछ यहाँ पे एडमिन एडमिन ही सेट किया है। एडमिन ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, और ये रहा हमारा यूआरएल। इस यूआरएल को यूज करके हम जेनकिन वेब एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे। http://localhost:8080, इस यूआरएल को यूज करके हम जेनकिन वेब एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। लोकल होस्ट का मतलब है कि हमारे सिस्टम में ही जेनकिन इंस्टॉल्ड, इसलिए यहाँ पे हमने लोकल होस्ट दिया है। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे सेव एंड फिनिश पे। अब यहाँ पे हमारे को मैसेज मिल गया, जेनकिन इज रेडी, योर जेनकिन सेटअप इज कंप्लीट, स्टार्ट यूजिंग जेनकिन। जेनकिन एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है ब्राउजर। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन किया है, और यहाँ पे यूआरएल में एंटर करना है http://localhost:8080, क्योंकि हमने पोर्ट 8080 सेलेक्ट किया था ना जब हम इंस्टॉल कर रहे थे जेनकिन। तो यहाँ पर पोर्ट में आपको देना है 8080, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया एंटर। अब एंटर प्रेस करते ही आपको ये वाला स्क्रीन अपियर होगा, ठीक है, ये स्क्रीन अपियर होगा। यहाँ पे आप दे दीजिए अपना यूजर नेम, हमने यूजर नेम सेट किया था एडमिन, एंड पासवर्ड भी एडमिन। और मैं यहाँ पे चेक कर दे रही हूँ कीप मी साइंड इन, जिससे कि हमें बार बार लॉग इन ना करना पड़े। और मैंने साइन इन पे क्लिक कर दी। साइन इन पे क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन होगा। इसमें ये है हमारा डैशबोर्ड। अब जेनकिंस तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों को समझ आ गया होगा जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करना है। अब जेनकिंस को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट है गिट एंड गिटहब। हमें हमारे सिस्टम में गिट को इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर हम गिट और जेनकिंस को इन सबको आपस में इंटीग्रेट करेंगे CI/CD के लिए, ठीक है। गिट को इंस्टॉल करने से पहले हम ये समझते हैं कि गिट और गिटहब होता क्या है। क्या गिट और गिटहब एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो गिटहब एक वेबसाइट है। गिटहब ना एक वेबसाइट है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो डेवलपर्स को हेल्प करता है उनके सोर्स कोड को मैनेज करने में, सोर्स कोड को स्टोर करने में, और जो भी वो चेंजेस करते हैं सोर्स कोड में, उन चेंजेस को ट्रैक करने में, उन चेंजेस को कंट्रोल करने में। तो गिटहब क्या है? गिटहब एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, गिटहब एक वेबसाइट है। और यहाँ पे गिट क्या है? यहाँ पे गिट क्या है? गिटहब तो समझ आ गया आपको कि गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है, वो एक वेबसाइट है जो सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। गिट क्या है? गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, वैसे गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन जो गिट है वो हमारे लोकल सिस्टम में रहता है।
गिट हमारे लोकल सिस्टम में होता है, वो क्लाउड में नहीं होता। गिट क्लाउड बेस्ड नहीं होता, गिट हमारे लोकल सिस्टम में होता है। गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ पहले गिटहब के लिए। गिटहब क्या है? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है। क्लाउड बेस्ड सर्विस used for source code maintenance, वर्जन कंट्रोल। ठीक है, तो गिटहब क्या है? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है। गिटहब वेबसाइट है जो यूज किया जाता है सोर्स कोड को मेंटेन करने के लिए, वर्जन को कंट्रोल करने के लिए, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए। और गिट क्या है? तो गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, वैसे गिट भी वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन गिट जो है वो हमारे मशीन के अंदर इंस्टॉल होता है, वो क्लाउड में नहीं होता। वो क्लाउड में नहीं होता, गिट मशीन में होता है। गिट इज इंस्टॉल्ड and maintained on your local system rather than cloud। ठीक है, समझ आया? गिटहब क्लाउड बेस्ड सर्विस है, लेकिन गिट हमारे लोकल मशीन में होता है, लेकिन दोनों ही वर्जन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरा एक वर्क फ्लो होता है कि किस तरीके से हमारे लोकल मशीन में गिट के थ्रू होते हुए गिटहब तक हमारा डेटा पहुंचता है। जो भी हम कोड राइट कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है, वो किस तरीके से गिट के थ्रू होते हुए गिटहब तक जाता है। तो जब हम गिटहब की बात करते हैं तो गिट सॉफ्टवेयर भी यूज होता है हमारे सिस्टम में। हम गिट इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद गिट के थ्रू हम गिटहब में डेटा को हम पुश करते हैं। अब ये पूरा वर्क फ्लो ये किस तरीके से काम करता है, ये मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि क्या वर्क फ्लो होता है, किस तरीके से हमारे लोकल रेपोजिटरी से गिट में जाता है और किस तरीके से गिट से गिटहब में जाता है हमारा डेटा। इन चीजों को समझने के लिए मैं एक डायग्राम ओपन करती हूँ। अब गिटहब के वर्क फ्लो को समझने के लिए हम ये डायग्राम यूज करते हैं। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में दो सेक्शंस हैं, एक है लोकल और दूसरा है रिमोट। एक है लोकल और दूसरा है रिमोट। तो ये जो लोकल सेक्शन है, ये हमारी लोकल मशीन है। ये है हमारा लोकल सेक्शन, ये है हमारा सिस्टम, लोकल सिस्टम है। और दूसरा है रिमोट, वो है क्लाउड सिस्टम। ठीक है, तो जो गिट सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो हमारे लोकल मशीन में मेंटेन होता है, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो ये जो लोकल वाला पार्ट है ना, ये है हमारा गिट। ये है गिट। ठीक है, जो लोकल पार्ट है ये है गिट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो गिटहब है वो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। ठीक है, वो वेबसाइट है। तो ये जो रिमोट वाला पार्ट है ये है गिटहब। ये है गिटहब। तो लोकल सिस्टम में है गिट सॉफ्टवेयर, और जो रिमोट है, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, वो है गिटहब। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे वर्क फ्लो है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब इधर देखिए, ये है वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी है, अब मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं काम कर रही हूँ, है ना, मैं डेस्कटॉप पे काम कर रही हूँ, ये है मेरा डेटा। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया? ये मेरा डेस्कटॉप हो गया, ये फाइल हो गया जिसपे हम काम कर रहे हैं। ये हो गया मेरा वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है स्टेजिंग एरिया। तो किसी भी फाइल को हम क्या करते हैं, पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी से हमारा जो लोकल रेपोजिटरी है, जो है गिट सॉफ्टवेयर। लोकल रिपोजिटरी क्या है? ये है गिट सॉफ्टवेयर, क्योंकि गिट सॉफ्टवेयर ही हमारी लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड है, वही हम लोकल मशीन में मेंटेन कर रहे हैं। गिट को हम लोकल मशीन में इंस्टॉल करते हैं, लोकल मशीन में मेंटेन करते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी से अगर हमें किसी डेटा को, किसी फाइल को हमें गिट रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें उसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना होगा। तो वर्किंग डायरेक्टरी से कोई भी फाइल है, कोई भी एक फाइल है जिसको हमें गिट रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो वो पहले जाएगा स्टेजिंग एरिया में। ये होता है फर्स्ट स्टेप। वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल जाएगी स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से वो
जाएगी लोकल रेपोजिटरी में। ये होता है सेकेंड स्टेप। ठीक है, पहले गया स्टेजिंग एरिया में, उसके लिए हम गिट ऐड कमांड यूज करते हैं, और स्टेजिंग एरिया से जाएगा लोकल रेपोजिटरी में, जिसके लिए हम गिट कमिट कमांड यूज करते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये गिट गिटहब पे काम करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी फाइल को हमें स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है, तो हम कहेंगे हमने फाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम ऐड करते हैं तो फाइल जाती है स्टेजिंग एरिया में, और जब हम कमिट करते हैं तो फाइल जाती है गिट लोकल रेपोजिटरी में। जब हम गिट रेपोजिटरी कहते हैं तो वो रेपोजिटरी हमारी लोकल रेपोजिटरी है। ठीक है, अभी देखिए गिट तक तो आ गई हमारी फाइल, अभी भी फाइल हमारी लोकल मशीन में ही है। ठीक है, रिमोट रेपोजिटरी तक फाइल नहीं गई है। फिर गिट लोकल रेपोजिटरी से फाइल जाती है रिमोट रेपोजिटरी में, जो हमारा गिटहब है। ये गिटहब क्या है? ये है रिमोट रेपोजिटरी, जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है। अब लोकल रेपोजिटरी से गिटहब रेपोजिटरी में फाइल को ऐड करने के लिए हम कहते हैं पुश कमांड, गिट पुश कमांड। ठीक है, तो फाइल का क्या लाइफ साइकिल होता है रिमोट रेपोजिटरी तक जाने के लिए? पहले वो ऐड होकर के जाता है स्टेजिंग एरिया में, फिर स्टेजिंग एरिया से गिट रेपोजिटरी में कमिट होके जाता है, फिर गिट रेपोजिटरी से पुश होकर के वो रिमोट रेपोजिटरी में जाता है, गिटहब रेपोजिटरी में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में स्टेजिंग एरिया से होते हुए गिट रेपोजिटरी में जाती है, फिर गिट रेपोजिटरी से होते हुए गिटहब रेपोजिटरी में जाती है। तो ऐड कमांड, कमिट कमांड और पुश कमांड, ये तीन इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको याद रखने हैं। और ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम गिट गिटहब के पे जब हम काम करते हैं तो हम यूज करते हैं, तो आपको भी ये टर्म्स से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब कोई फाइल रिमोट रेपोजिटरी में हमने पुश तो कर दिया, अब हमें उसको अपने लोकल रेपोजिटरी में वापस लेना है, तो उसके लिए होता है पुल कमांड। तो हम कहते हैं अगर हम रिमोट रेपोजिटरी से फाइल को हम लोकल रेपोजिटरी में ले रहे हैं, तो हम कहते हैं फाइल को पुल किया, गिट पुल कमांड यूज करके हम फाइल को पुल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरा वर्क फ्लो होता है। अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पूरा वर्क फ्लो जो भी मैंने आपको बताया सारा हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए हमारे लोकल सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर, क्योंकि गिट सॉफ्टवेयर हमारी लोकल मशीन में ही इंस्टॉल होता है और लोकल मशीन में ही मेंटेन होता है। ठीक है, तो पहले हम गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेंगे। अभी गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना भी बहुत इजी है और इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है, सिंपल है। बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, बस वैसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको गिट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गिट सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, क्या उसकी वेबसाइट है। तो उसके लिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रोम ब्राउजर में ओपन किया हुआ है गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक। ठीक है, ऑफिशियल यूआरएल। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डाउनलोड्स हैं गिट के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें जाना है स्टैंड अलोन इंस्टॉलर में। ठीक है, अभी यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, 32 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप और 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, अगर 64 बिट है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक EXE फाइल आपको डाउनलोड होकर के मिलेगी, और वो EXE फाइल को आपको बस रन करना है, एग्जीक्यूट करना है आपको आपके सिस्टम पे, और जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी स्क्रीन्स आएंगे, उनको पढ़ के आप नेक्स्ट 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 करते जाइएगा, और बहुत ही इजीली आपके सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है? अब हमें वेरीफाई करना है कि गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो आप किसी भी फोल्डर में आप बस राइट क्लिक कीजिएगा और आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, गिट GUI हियर एंड गिट बैश हियर। अगर आपको ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसका मतलब है आपके लोकल सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अब सीधा आगे प्रोसीड करती हूँ। आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, गिट के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा। अब गिट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है? हमें गिटहब रिपोजिटरी में, जो कि रिमोट रिपोजिटरी है, वहां पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। आपको आपका ईमेल एड्रेस यूज करके एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। बहुत ही सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना, जैसे आप जीमेल वगैरह में अकाउंट क्रिएट करते हैं वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इजी है अकाउंट क्रिएट करना, आप इजीली क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है गिटहब पे, तो मैं वही अकाउंट यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे github.com पे यहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है मैं उसी को यूज कर रही हूँ। अकाउंट क्रिएट करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे न्यू रिपोजिटरी? तो यहाँ पे ये प्लस साइन है ना, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये न्यू रिपोजिटरी। ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए। यहाँ पे आपको ओनर का नाम ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का नाम देना है। तो मैं दे देती हूँ रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये मैंने दे दिया। रिपोजिटरी का नाम रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, और इसके शुरू में हम कर देते हैं CS स्टैंड्स फॉर कोड स्टूडियो। ठीक है, ठीक है, CS अंडरस्कोर रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और यहाँ पे ग्रीन कलर से भी आ रहा है दिस नेम इज अवेलेबल, मतलब इस नाम से दूसरा कोई रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यह नाम देने के बाद अब चूंकि इसको हमें पब्लिक डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे हमने पब्लिक कर लिया है, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी। अब ये लिंक हमें मिल गया। आप इस लिंक को यूज करके आप इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये है वो लिंक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, ये भी अपडेट कर लेते हैं जो हम फाइल में सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। इसमें हमने इंस्टॉल किया जेनकिन्स। उसके बाद हमने इंस्टॉल किया गिट रिपोजिटरी। फिर उसके बाद हमने क्रिएट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है गिटहब पे। ठीक है, मैं वो भी राइट कर दे रही हूँ। मैंने चूंकि नहीं किया ये वाला स्टेप क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है गिटहब पे। और जब हमने गिटहब पे नया रिपोजिटरी क्रिएट किया तो हमें ये वाला लिंक मिला। आई होप मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, सारा स्टेप हम लोगों ने राइट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम हमारे लोकल सिस्टम में, हमारा जो लोकल सिस्टम है उसमें हम एक इनिशियलाइज करेंगे गिट रिपोजिटरी का। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक गिट रिपोजिटरी हमारे लोकल सिस्टम में होता है और दूसरा रिपोजिटरी गिटहब होता है जो रिमोट रिपोजिटरी होता है। तो अब हम पहले लोकल सिस्टम पे वर्क करेंगे। हमारी पहले हम वर्किंग डायरेक्टरी में चलते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी में जाने के लिए ये मैंने ओपन किया हमारा रेस्ट एश्योर्ड का प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और हम यहाँ आ गए। ये है हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर। ठीक है, और ये है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी जहां पे हमारी सारी फाइल्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें गिट बैश ओपन करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया एंड गिट बैश हियर। अब यहाँ हम इनिशियलाइज करेंगे गिट रिपोजिटरी को। तो जैसे ही हम यहाँ पे गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक गिट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि हिडन फोल्डर होता है, उसको आपको शो करना होगा। ठीक है, उसको शो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेती हूँ। गिट इनिट कमांड आपको टाइप करना है यहाँ पे एंड एंटर, तो एकदम से यहाँ पे गिट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये हिडन फोल्डर है। हो सकता है कि आपके अगर एक्सप्लोरर की प्रॉपर्टीज में अगर आपने
हिडन फाइल्स को हाइड कर रखा होगा, शो नहीं किया होगा, तो आपको ये ना दिखे। तो इसको दिखने के लिए क्या करना है, दिखाने के लिए क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे टाइप सर्च कर लेते हैं शो हिडन फाइल्स, और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में चेंज सेटिंग्स टू शो फाइल एक्सटेंशन, शो सेटिंग्स, और यहाँ पे ये देखिए हिडन फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन है, शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और दूसरा है शो डोंट शो, और दूसरा शो का है। तो यहाँ पे आपको शो वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड अप्लाई एंड ओके, दैट्स इट। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे ये जो गिट फोल्डर क्रिएट हुआ है ये आपको विजिबल हो जाएगा। अब गिट फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये तो हमारा पहला कमांड हो गया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ था गिट कमांड। हाँ, तो सबसे पहला कमांड हमारा हो जाएगा गिट इनिट कमांड, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड हमें यहाँ पे एंटर करना है, वह है कॉन्फ़िगरेशन के लिए गिट कॉन्फ़िग कमांड, जहां पे हमें अभी हमने जो यहाँ पे यूजर नेम यूजर क्रिएट किया है ना यहाँ पे रिमोट रेपोजिटरी में गिटहब पे, यहाँ पे आपको वो डिटेल देना होगा। यहाँ पे जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम और जो भी ईमेल यूज करके आपने इस गिटहब अकाउंट को क्रिएट किया है वो ईमेल आपको वो दोनों यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा लोकल रेपोजिटरी में। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे डबल कोट्स में आपको दे देना है यूजर नेम। और यूजर नेम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये है यूजर नेम, ठीक है। एंटर, यूजर नेम कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी करना है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे गेट कॉन्फिग ग्लोबल, इसके बाद यूजर नेम की जगह यहाँ पे यूजर ईमेल, और यहाँ पे आपको दे देना है यूजर ईमेल। ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस यूज करके आपने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। मैंने मेरा दे दिया prachikodechannel@gmail.com एंड एंटर, ठीक है। अब हमारा ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये जो दो कमांड हमने एग्जीक्यूट किया था यूजर नेम का और ईमेल का, ये वन टाइम ही आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और ये गिट इनिट भी वन टाइम कमांड है, गिट इनिट, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कमांड, ये तीनों कमांड आपके वन टाइम कमांड, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ठीक है, ये तीनों वन टाइम कमांड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो तीनों वन टाइम कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम जो भी हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हमें कमिट करनी है लोकल रिपोजिटरी में, ये सारी फाइल्स हमें कमिट करनी है लोकल रिपोजिटरी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इनिशियली, ये जो सारी फाइल्स है ना, ये सारी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ये सारी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, इनको हमें ट्रैक करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा रहा गिट बैश, और यहाँ पे जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है उसका हम एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी का क्या स्टेटस है, उसमें कितनी ट्रैक फाइल्स हैं, कितनी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ठीक है। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमारा कमांड हो जाएगा गेट स्टेटस, सिंपल, एंटर। अभी जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये सारी आपको अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये टेस्ट आउटपुट ये फोल्डर है, ये टारगेट ये फोल्डर है, ये एसआरसी फोल्डर है।
तो ये सारे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है वो सारी अनट्रैक्ड फाइल है। ये टेस्ट-ng XML ये फाइल है। यहाँ पे आपको फोल्डर ऑफ फाइल्स दिख रही है, ये सारी अनट्रैक्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेड कलर का मतलब यही है कि जो भी रेड कलर में दिख रहा है वो सारा आपका अनट्रैक्ड है। ठीक है, अब हमें इसको ट्रैक करना है। तो जैसे हम किसी भी फाइल को ट्रैक करेंगे ना, तो उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए, गिट ट्रैक करने के लिए हमारा क्या कमांड होगा, गिट एड। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वैसे तो मैं सारी फाइल्स को ट्रैक करना है, लेकिन आपको सिर्फ कलर चेंज का बताती हूँ। testng.xml, अब इसको हमने ट्रैक कर दिया, एड कमांड यूज करके यहाँ पे हमने ट्रैक कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। अभी जब हमने गेट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट किया तो ये अनट्रैक्ड फाइल्स और ये सारी अनट्रैक्ड फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा आ रहा है यूज गिट एड फिर फाइल नेम टू ट्रैक योर फाइल, यहाँ भी लिखा आ रहा है। ठीक है, तो गिट एड फिर यहाँ पे आ गया फाइल नेम, तो क्या होगा, testng.xml ये ट्रैक हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा जब हम गिट स्टेटस। ठीक है, अब ये ट्रैक हो गया। अब हम दोबारा से जब गिट स्टेटस करेंगे ना, तो ये देखिए, अब ट्रैक फाइल में ये ग्रीन वाला आ गया, testng.xml ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया है क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कमिट के लिए रेडी है। तो जो भी ट्रैक फाइल्स होती है ना, आप उनको गिट लोकल रेपोजिटरी में कमिट कर सकते हो। तो पहले आपको फाइल को ट्रैक करना है, उसके बाद ही आप कमिट कर पाएंगे। ठीक है, और अभी ये सारी फाइल्स अभी भी अनट्रैक्ड है, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम सारी फाइल्स को एक साथ ट्रैक कर देते हैं। जितनी भी रेड कलर की फाइल्स दिख रही है इन सबको हम एक साथ ट्रैक कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा कमांड हो जाएगा गिट एड -a स्टैंड्स फॉर ऑल। अब सारी फाइल्स ट्रैक हो गई। अब स्टेटस चेक करते हैं गेट स्टेटस कमांड यूज करके। ये देखिए, अब सारी फाइल्स ट्रैक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी रेड कलर का नहीं दिख रहा आपको, फाइल सारी फाइल्स ट्रैक हो गई। अब जब फाइल्स ट्रैक हो जाती है तो हम जो भी ट्रैक फाइल्स है उनको हम कमिट कर सकते हैं, उनको हम कमिट कर सकते हैं। ट्रैक करने के पहले कमिट नहीं कर सकते, हम अनट्रैक फाइल्स को हम कमिट नहीं कर सकते। हम फाइल्स को कमिट तब करेंगे जब फाइल्स ट्रैक हो जाएंगी। तो ये ग्रीन कलर की जितनी फाइल्स है हमें इनको कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए गिट कमिट, जब हम कमिट करेंगे तो हमारे लोकल रेपोजिटरी में फाइल्स कमिट होंगे। अभी तक हमने रिमोट रेपोजिटरी पे काम करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ लोकल रेपोजिटरी पे ही काम कर रहे हैं। ये सारे कमांड्स हम लोकल रेपोजिटरी पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, गिट कमिट -m और यहाँ पे आ जाएगा कमेंट। कमेंट मैंने दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, एंड एंटर। अब ये सारी फाइल्स लोकल रेपोजिटरी में कमिट हो गई। ठीक है, सारी फाइल्स लोकल रेपोजिटरी में कमिट हो गई। अब हमें क्या करना है, लोकल रेपोजिटरी से हमें कमिट करना है अब गिटहब रेपोजिटरी में। ये जो रेपोजिटरी हमने यहाँ क्रिएट किया है, इस रेपोजिटरी में हमें कमिट करना। अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अभी जो हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया है, ये रेपोजिटरी अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे सबको अपलोड करना है, सारी फाइल्स को कमिट करना है लोकल गिटहब रेपोजिटरी में, रिमोट रेपोजिटरी में ऐड करना है सारी फाइल्स। तो जब हम गिटहब रेपोजिटरी में फाइल्स को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पुश करना। जब हम लोकल रेपोजिटरी में ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कमिट करना, जो हमने गिट कमिट कमांड एग्जीक्यूट किया था। जब हम गिट कमिट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोकल रेपोजिटरी में फाइल्स को ऐड कर रहे हैं। रिमोट रेपोजिटरी यानी कि गिटहब रेपोजिटरी में ऐड करने के लिए हमें पुश कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, गिट पुश कमांड। लेकिन पुश कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें लोकल रेपोजिटरी और ये जो गिटहब रेपोजिटरी, यहाँ पे जो हमने रेपोजिटरी क्रिएट किया है, इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। ये जो हमने यहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट किया है ना, इस रेपोजिटरी को और लोकल रेपोजिटरी जो हमने क्रिएट किया है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमारा कमांड हो जाएगा गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ये जो यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल, ये यूआरएल हमें यहाँ पे देना है।
यहाँ पे आ जाएगा ये यूआरएल। एंटर। ठीक है, अब हमारा लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी कनेक्ट हो गया इस कमांड के बाद। ठीक है, ये वन टाइम कमांड है, इसको बस हमें एक बार देना है, क्योंकि हमें एक बार ही कनेक्ट करना है लोकल को, फिर कनेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अब हम यहाँ पे पुश कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा git push -u origin master एंड एंटर। ये देखिए, जो भी हमारे लोकल रिपोजिटरी में फाइल्स थी वो सारी रिमोट रिपोजिटरी में पुश हो गई। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस यूआरएल को यहाँ पे हम ओपन करते हैं, एंटर। ये देखिए, जो कमेंट हमने दिया था, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट, और ये सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड हो गई, पुश हो गई। ठीक है, जो भी डेटा था लोकल रिपोजिटरी में वो सारा यहाँ पे पुश हो गया। तो इस तरीके से हम गिट रिपोजिटरी, गिट और गिटहब रिपोजिटरी के साथ हम काम करते हैं। अब कल होके मान लीजिए हमने कोई नई फाइल यहाँ पे क्रिएट की, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में कोई नई फाइल क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, न्यू फाइल और टेस्ट रेस्ट एपीआई डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट की, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया, न्यू डेटा मैंने ऐड कर दिया इस, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब ये हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में एक नई फाइल ऐड हुई है। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे वहां, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले हम स्टेटस चेक कर लेते हैं हमारे लोकल रिपोजिटरी का। ये देखिए, हमने जो फाइल अभी ऐड किया था वो आ गया ना यहाँ पे, अनट्रैक्ड फाइल। जैसे हमने स्टेटस कमांड दिया गिट स्टेटस, ये जो नई फाइल हमने क्रिएट की थी यहाँ पे रेड कलर में आ गई। अब ये ऐड, अभी हमें इसको ट्रैक करना है, ये अनट्रैक्ड है, हमें इसको ट्रैक करना है। तो ट्रैक कैसे करेंगे, गिट ऐड, गिट ऐड, अगर सारी फाइल्स ट्रैक करने, इनकेस आपके पास मोर देन वन फाइल है, ठीक है, तो उसके लिए आप -a कमांड लेंगे। अब यहाँ पे एक ही फाइल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -a दे दिया टू ट्रैक ऑल द फाइल्स। अब ये फाइल ट्रैक हो गई। अब मैं यहाँ पे स्टेटस करूंगी तो यहाँ पे रेड कलर में नहीं, ये ग्रीन कलर में आएगा कि ये फाइल जो है कमिट करने के लिए रेडी है। तो हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए गिट कमिट -m, और यहाँ पे जब भी कमिट करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कमेंट जरूर देना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कमिट किस लिए किया गया है। तो कमिट टेस्ट रेस्ट एपीआई लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड एंटर। अब ये जो फाइल है ये कमिट हो गई। अब कमिट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको, जब हम कमिट करते हैं तो फाइल हमारी लोकल रिपोजिटरी में होती है, अब हमें इसको गिटहब में पुश करना है। तो पुश करने के लिए पुश कमांड आ गया। अब ये जो फाइल है गिटहब में चली गई। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे आई कि नहीं आई। तो हम अपने यूआरएल को रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे, और ये देखिए फाइल आ गई नहीं यहाँ पे। जो हमने टेक्स्ट राइट किया था वो ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी गिटहब और गिट रिपोजिटरी के साथ आप वर्क कर सकते हो। तो जो कमांड्स हमने यहाँ पे नहीं राइट किए उन कमांड्स को भी मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। तो कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने क्या किया, गेट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट किया टू चेक दी स्टेटस ऑफ लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, फिर गेट ऐड कमांड हमने एग्जीक्यूट किया टू ट्रैक दी अनट्रैक्ड फाइल्स।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कमिट कमांड एग्जीक्यूट किया, गिट कमिट -m और यहाँ पे कमेंट, कमिट का रीजन, ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट किया टू कमिट फाइल्स टू लोकल गिट रेपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद हमने गिट गिट लोकल रेपोजिटरी और गिट रिमोट रेपोजिटरी को हमने कनेक्ट किया था। उसके लिए हमने क्या कमांड एग्जीक्यूट किया था दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ये तो पुश करने के लिए किया था, गिट रिमोट एड ओरिजिन, गिट रिमोट एड ओरिजिन, इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां डाल देती हूँ। कनेक्ट लोकल गिट रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी, गिटहब रिपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद हमने पुश कमांड एग्जीक्यूट किया था लोकल रिपोजिटरी से फाइल्स को रिमोट रिपोजिटरी में पुश करने के लिए, गिट लोकल से रिमोट रिपोजिटरी में फाइल्स को पुश करने के लिए हमने ये पुश कमांड एग्जीक्यूट किया, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। दैट्स इट। तो ये सारा कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है, और ये जो कमांड है ये भी वन टाइम कमांड है, वन टाइम कमांड टू कनेक्ट लोकल गिट रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी। अब नेक्स्ट आइटरेशन से हमें क्या करना है, हमें कोई अगर नई फाइल हमें अगर ऐड करनी है तो हमें सिर्फ ये वाले कमांड से एग्जीक्यूट करने हैं, गिट ऐड अगर कोई नई फाइल हमें ऐड करनी है तो हमें गिट ऐड करना है, फिर लोकल रिपोजिटरी में पहले ट्रैक करने के लिए हमें ऐड करना है, कमिट करने के लिए लोकल रिपोजिटरी में गिट कमिट कमांड है, और पुश करने के लिए गिट पुश कमांड। बस ये 3 कमांड हमें एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, बहुत ही बेसिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आपको गिट गिटहब के साथ कैसे काम करना है, किस तरीके से आपको अपने कोड को गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम गिट गिटहब के साथ काम करते हैं। अब आ जाते हैं जेनकिंस में। जेनकिंस को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस यूआरएल को ओपन करना है, http localhost 8080। जैसे ही आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने पहले के क्रिएट किए हुए, ये यहाँ उनकी लिस्ट आ रही है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया होगा तब तक, ठीक है। अब इसमें इस यूआरएल को ओपन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको मैनेज जेनकिंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे, और इधर पे सबसे पहले हमें जेडीके का इंस्टॉलेशन ये चेक करना है। तो इसको यहाँ पे हम, इनिशियली आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये ऐसे मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐड जेडीके करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड जेडीके करना होगा, और ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ पे आप दे दीजिए जेडीके का नाम, और यहाँ पे आप देंगे पाथ कि आपका जेडीके कहाँ है, JRE11 या JRE17, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सी ड्राइव में मेरे पास है JDK11 जावा, JDK11 JDK17 दोनों है, तो यहाँ से मैं JDK11 का ये पाथ दे रही हूँ, ठीक है। ये बिन तक का पाथ, आई थिंक सिर्फ जेडीके तक का ही पाथ देना, ये जेडीके तक का पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट,
ठीक है, ये जेडीके का हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको गिट का पाथ देना है, जहां भी आपका गिट का एग्जीक्यूटेबल है। चाहे तो आप यहाँ पे git डॉट exe लिख सकते हैं या फिर आप कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो गिट भी आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, तो जहां भी एग्जीक्यूटेबल है वहां तक का आपको पाथ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है मेवन का पाथ। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, जो मैंने मेरा मेवन प्रेजेंट है वो सी ड्राइव अपैची में, मतलब इस लोकेशन पे है मेवन। इसको मैंने कॉपी किया। तो जहां भी आपका मेवन प्रेजेंट होगा, ये देखिए मेवन ये रहा, तो ये वाला पाथ दिया है मैंने वहां पे। आपको भी ऐसे ही पाथ देना है, जहां भी आपका मेवन है वहां तक का आपको पाथ देना है। ठीक है, तो ये मेवन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करके सेव कर देना है। यहाँ पे इसको चेक नहीं करना, ये अनचेक ही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है, इसको चेक नहीं करना। अप्लाई एंड सेव। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद, मैनेज जेनकिंस के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें करना है न्यू आइटम। यहाँ पे दे देंगे प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे हम दे देते हैं रेस्ट एपीआई ऑटोमेशन पेट स्टोर। ठीक है, ये आइटम का नाम देने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट और फिर हम कर देंगे ओके। ये जनरल वाला सेक्शन है, इसको आप ऐसे रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, मैं इसको स्किप कर रही हूँ जनरल वाले सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट में। यहाँ पे हमें गिट का यूआरएल देना है, क्योंकि अभी हम गिटहब रेपोजिटरी से सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें गिट का यूआरएल देना है। तो गिट का यूआरएल हम कॉपी कर सकते हैं, या तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। रेपोजिटरी, और ये है ना हमारा HTTPS वाला, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा गिट तक होगा, लास्ट में इसमें .git होगा एक्सटेंशन। ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा गिट का यूआरएल। ठीक है, अब गिट यूआरएल के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक रेपोजिटरी है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद ये सारे सेक्शंस को हम रहने देंगे, हमें इनमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम आ जाते हैं बिल्ड वाले पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा form.xml, क्योंकि इस रेपोजिटरी में जो हमने गिट का यूआरएल दिया है, इस रेपोजिटरी में जो form.xml फाइल है, हमें उसको बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया form.xml। और किस कमांड से बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें जो भी मेवन कमांड हम यूज करते हैं वो कमांड हमें यहाँ पे राइट करना है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट से भी जब एग्जीक्यूट किया था इसको, तो हमने मेवन टेस्ट राइट किया था, तो ये टेस्ट कमांड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे टेस्ट राइट कर दिया। बस अभी और कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी ये पोस्ट स्टेप और ये बिल्ड सेटिंग्स, पोस्ट बिल्ड एक्शन, ये सारा डेवॉप टीम्स का काम है, हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। एंड अप्लाई एंड सेव। ठीक है, अब हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब एक बार डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी तक हमने इसको बिल्ड नहीं किया, अब हमें इसको बिल्ड करना है। तो बिल्ड कैसे करेंगे, तो बिल्ड करने के लिए यहाँ पे जब आप लेके जाएंगे ना कर्सर को, माउस को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, तो आपको यहाँ पे बिल्ड करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके भी बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमने इसको यहाँ से बिल्ड किया है, और यहाँ पे देखिए आ रहा है इसका एग्जीक्यूशन का स्टेटस। इस पे क्लिक करते ही फर्स्ट बिल्ड है, और ये रहा इसका कॉन्सोल आउटपुट। ये देखिए, तो जो बिल्ड हो रहा है यहाँ पे इसका कॉन्सोल आउटपुट आ रहा है। ये हो गया ना, फिनिश सक्सेस। अब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अगर इसमें कोई भी एरर होता तो यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज नहीं आता, यहाँ पे फेल्योर आता। यहाँ पे बिल्ड सक्सेस आ गया है, टोटल टेस्ट रन 4, फेल्योर 0, एरर 0, स्किप 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनकिन में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे आपको गिटहब का वर्क स्पेस मिल जाएगा। ये रहा गिटहब का वर्क स्पेस, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा CI/CD ऐसे ही वर्क करता है। हमने जो भी सोर्स कोड डाला, हमने जो भी सोर्स कोड गिटहब पे हमने पुश किया, उस सोर्स कोड उस बिल्ड को हमने यहाँ पे जेनकिन से बिल्ड किया। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस CI/CD का, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी का। आप चाहे तो यहां से भी बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट बिल्ड है, यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ आपको सेकंड बिल्ड मिल जाएगा। बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो बिल्ड शेड्यूल हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा इसका सेकंड बिल्ड। ये इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोग्रेस अभी इसका चल रहा है। और इसका यहाँ से आप कंसोल आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया इसका बिल, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया। अब यहाँ से अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना हो कि एग्जीक्यूशन के बाद रिपोर्ट क्या जनरेट हुई है, एक्सटेंट रिपोर्ट जो हमने जनरेट किया है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस भी बिल्ड का चाहिए, सॉरी, तो उसके इसके वर्क स्पेस में जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके ये रिपोर्ट फोल्डर, क्योंकि हमें सिर्फ रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से हमें रिपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है उनको हम यहाँ पे जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड हो गया, और हमें अगर लॉग्स भी चाहिए, अभी करंट लॉग भी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। ये रहा लॉग, इसमें यहाँ पे ओपन भी करके देख सकते हैं। देखिए ये रहा लॉग, तो हमने अभी जो एग्जीक्यूट किया था ये है उसका लॉग। यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है ना, ये इसका लॉग है। ठीक है, आप चाहो तो लॉग भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सिंपल ही, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है रिपोर्ट, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट, और ये देखिए ये रही रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये फिर गिटहब पे ही जनरेट हुई है। अभी हमने इसको हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड किया है, लेकिन ये रिपोर्ट अभी गिटहब रिपोजिटरी से ही हमने यहाँ पे फेच किया है। और ये अभी करंट रिपोर्ट ये वाली है, 2 सितंबर। ये वाली, ये है रिपोर्ट हमारी। ठीक है, अभी जो जनरेट हुई है। तो जब कभी भी हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट हम बिल्ड करते हैं, तो क्या करता है ये, गिटहब रिपोजिटरी से ये कोड को पहले पुल करता है, उसके बाद उसको बिल्ड करके एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूआरएल दिया है ना, यहाँ पे आइटम के कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये जो यूआरएल दिया है, इस यूआरएल से जो भी कोड है इस यूआरएल पे, उस कोड को पहले ये पुल करेगा और फिर उसको बिल्ड करके एग्जीक्यूट करता है टेस्ट केसेस। ठीक है, अगर कल होके हमारे प्रोजेक्ट में कुछ चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई फाइल डिलीट किया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं, इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ भी हमने मॉडिफिकेशन किया, तो उस मॉडिफिकेशन को हमें वापस गिटहब में पुश करना होगा। उसके बाद फिर तभी हम वहां पे बिल्ड करेंगे, तभी उस कोड का इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर टेस्ट है ना, ये इधर। अब इस यूजर टेस्ट में यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लॉगर में कुछ मॉडिफाई किया, ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगर में मॉडिफाई किया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मॉडिफाइड फॉर जेनकिंस टेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगर में मॉडिफाई किया, और यहाँ पे मैंने इसको, तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में मॉडिफिकेशन किया। मतलब अभी ये जो चेंज है ये अभी तक गिटहब में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अभी ये हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में ये चेंज है, ये अभी गिटहब में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इसको गिटहब में रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस कोड को वापस गिटहब में पुश करना होगा। तो जो सारे कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए थे ना, ऐड करने का, कमिट करने का, वो कमांड हमें फिर से एग्जीक्यूट करना होगा। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। डेस्कटॉप पे चलते हैं, और ये है हमारा वर्किंग डायरेक्टरी।
ठीक है, अभी जो भी चेंज हमने किया है वो हमारे लोकल रेपोजिटरी में है। ठीक है, अभी हमें इसको गिटहब में पुश करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट बैश हमने ओपन किया और यहाँ पे एक बार मैं स्टेटस चेक कर लेती हूँ, गिट स्टेटस। ठीक है, ये है मॉडिफिकेशंस, ये है मॉडिफिकेशंस। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। पहले तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, गिट ऐड -a। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, कमिट करना होगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं कमेंट, गिट कमिट -m ड्यू टू फाइल डिलीशन, फाइल मॉडिफिकेशन, ड्यू टू सॉरी टेस्ट केस मॉडिफिकेशन। ठीक है, एंटर। अब ये हमने कमिट कर दिया लोकल रेपोजिटरी में। अब इस चेंज को हमें गिटहब रेपोजिटरी में पुश करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पुश कमांड एग्जीक्यूट करना है, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। अब ये जो चेंज है वो हमारे गिटहब में पुश हो गया, अभी गिटहब में अवेलेबल है ये चेंज। अब हम जेनकिंस में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम दोबारा से इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, यूआरएल तो हमने मेंशन किया हुआ ही है। अब हम इसको फिर से बिल्ड करते हैं। इसका कंसोल आउटपुट चेक करते हैं। इसका बिल्ड इन प्रोग्रेस है। अब ये बिल्ड कंप्लीट हो गया, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको वर्क स्पेस दिखाती हूँ जो हमने चेंज किया था टेस्ट केस वाले फाइल में, src टेस्ट। और हमारी फाइल थी ना इसमें, या फिर लॉग से भी वेरीफाई कर सकते हैं, माई लॉग। और लॉग में मॉडिफिकेशन किया था ना हमने, ये देखिए आ गया ना, मॉडिफाइड फॉर जेनकिन टेस्ट। ठीक है, तो जब कभी भी कुछ भी हम चेंज करेंगे, जब कभी कुछ भी हम चेंज करेंगे तो उस चेंज को हमें वापस गिटहब में पुश करना होगा। उसके बाद फिर तब हम यहाँ से जेनकिन से बिल्ड करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी भी कुछ भी डेवलपर मॉडिफाई करेगा, जो भी टेस्ट केस राइट कर रहा है, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो गिटहब में पुश होगा। उसके बाद फिर जेनकिन के थ्रू ये बिल्ड होगा और फिर रिपोर्ट जनरेट होंगी। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हम गिटहब के साथ काम करते हैं, कैसे हम जेनकिंस के साथ काम करते हैं। तो इस सीरीज के बिगनिंग में हमने जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर लिया। हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट भी हो गया, हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी हो गया और हमारा CI/CD वाला पार्ट भी हो गया। आज के सेशन में हमने गिटहब और जेनकिंस, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। गिटहब जेनकिंस को हम लोग इसके हमने बेसिक्स डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इसके और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक्स में डिस्कस किया है, क्योंकि अगर हम सारे कमांड्स डिस्कस करने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो बेसिक्स है हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस सीरीज में हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है रेस्ट एश्योर्ड एपीआई ऑटोमेशन के लिए। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। इसका डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और CI/CD हम लोगों ने तीनों कवर किया है इस सीरीज में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम हमारे टेस्ट रिलेटेड फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग पैकेजेस में और फोल्डर्स में, क्योंकि इसीलिए हम फ्रेमवर्क को हम डेवलप करते हैं, जिससे कि हम मेंटेन कर सके हमारी टेस्टिंग रिलेटेड फाइल्स को। जो भी टेस्टिंग के लिए हम जो भी फाइल्स हमारी हैं उनको हम ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे कि हम उसको रीयूज कर सके। अभी हमने ये जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, आप इस फ्रेमवर्क को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इसको पेट स्टोर के लिए डिजाइन किया है ना, लेकिन अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट आ जाता है एपीआई टेस्टिंग का, रेस्ट एपीआई टेस्टिंग का, तो आप इसी फ्रेमवर्क को उसके लिए यूज कर सकते हो। आपको बस
उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे रूट्स को मॉडिफाई करना होगा और उनके एंड पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने होंगे और उनके आपको टेस्ट केसेस यहाँ पे ऐड करने होंगे और उनके आपको एपीआईज यहाँ पे पेलोड डेटा जो है वो आपको ऐड करना होगा। बाकी आपका ये लॉगिंग का जो फीचर है ये सेम रहेगा, रिपोर्टिंग का फीचर आपका सेम रहेगा। ये जो यूटिलिटीज हमने यहाँ पे क्रिएट की है डेटा प्रोवाइडर, ये यूटिलिटीज आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, बस आपका यहाँ पे टेस्ट डेटा चेंज हो जाएगा उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेम यही फ्रेमवर्क जो है वो आपका रीयूज हो जाएगा, आपको बार बार ये फ्रेमवर्क डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ वन टाइम होता है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे यूजर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया। अब अगर आपको स्टोर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना होगा तो ये फ्रेमवर्क आपका यही रहेगा, आपको बस यहाँ पे और एडिशन ही करना है, कुछ और मॉडिफिकेशन नहीं करना। तो स्टोर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंड पॉइंट डिजाइन करने होंगे, स्टोर मॉड्यूल के आपको यहाँ पे यूआरएल्स मेंटेन करने होंगे, उनके एंड पॉइंट्स यहाँ पे डिजाइन करने होगा, उनका आपको यहाँ पे सिर्फ पेलोड ऐड करना होगा, उसका आपको यहाँ पे टेस्ट केस ऐड करना होगा। तो आपको इसमें बस एडिशन करना है, बाकी जो कॉमन फाइल्स है यूटिलिटी फाइल्स ये आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ये सारा का जो यूटिलिटी फाइल जो भी कॉमन फाइल्स होती है सारा हमारा वन टाइम एफर्ट होता है, आगे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये फ्रेमवर्क पूरा डिजाइन किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।